नमस्कार साथियों। आज हम क्वेसी रेंट, जिसे अर्ध लगान भी कहते हैं, आभास लगान के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेसी शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ एज इफ होता है। क्वेसी रेंट का तात्पर्य है जैसा कि लगान होता है। आभास लगान का जो सर्वप्रथम विचार है वो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कुछ ऐसे साधन हो सकते हैं जिनकी पूर्ति अल्पकाल में निश्चित होती है और जिनके कारण उन्हें लगान का भुगतान प्राप्त होता है। मनुष्य के द्वारा निर्मित मशीनों तथा अन्य यंत्रों की पूर्ति अल्पकाल में तो निश्चित होती है, परंतु दीर्घकाल में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि उनकी पूर्ति भूमि की भांति दीर्घकाल में निश्चित होती है। इसलिए इनकी आय को लगान नहीं कहा जा सकता, परंतु इनकी पूर्ति अल्पकाल में निश्चित होती है, इसलिए अल्पकाल में इनकी आय लगान की भांति होती है, जिसे आभास लगान कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपने रिकार्डो की लगान थ्योरी पढ़ी है तो उस रिकार्डो की लगान थ्योरी में जो लगान है केवल भूमि की उत्पत्ति या भूमि साधन को दिए जाने वाला जो पुरस्कार है उसके रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो रिकार्डो के अनुसार केवल भूमि ही एकमात्र साधन है जिसे लगान प्राप्त होता है। रिकार्डो ने जो लगान का भुगतान या लगान को जो फाइंड आउट किया वह अधिसीमांत भूमि से प्राप्त होने वाली उपज में से सीमांत भूमि से प्राप्त होने वाली उपज के अंतर को उन्होंने लगान बताया है। परंतु दोस्तों, मार्शल ने यह बताया कि भूमि ही एकमात्र साधन नहीं है जिसे लगान प्राप्त होता है। उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उन सबको अल्पकाल में लगान प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी पूर्ति भी अल्पकाल में स्थिर होती है। जिस प्रकार रिकार्डो ने लगान को भूमि का पुरस्कार माना है और उन्होंने ये कहा कि भूमि को लगान इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि उसकी पूर्ति स्थिर है, यानी उसको मान के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। परंतु मार्शल ने ये कहा कि पूर्ति अन्य साधनों की भी अल्पकाल में पूर्ति कांस्टेंट होती है, इसलिए जो लगान है वो सभी प्रकार के साधनों को प्राप्त होता है। तो इसलिए मार्शल ने कहा कि कुछ ऐसे साधन हो सकते हैं जिनकी पूर्ति अल्पकाल में निश्चित होती है, जिनके कारण उन्हें लगान के प्रकार का भुगतान प्राप्त होता है। इस प्रकार इन्होंने कहा कि जो मशीन तथा अन्य जो साधन हैं उनकी पूर्ति अल्पकाल में निश्चित होती है, परंतु दीर्घकाल में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस कारण ही उत्पत्ति की अन्य साधनों को अल्पकाल में लगान प्राप्त होता है, जबकि दीर्घकाल में लगान शून्य हो जाता है। आभास लगान, जैसा कि इसे नाम से स्पष्ट है कि यह आय वास्तव में लगान न होकर लगान की प्रकार आभासित होती है। तो इस प्रकार मार्शल ने जो लगान थ्योरी दी है उसे हम आभास लगान कहते हैं, क्योंकि यह वास्तव में प्राप्त नहीं होता है, यह हमें आभासित होता है कि लगान के रूप में अदर फैक्टर को भुगतान मिलता है। मनुष्य द्वारा निर्मित पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति अल्पकाल में निश्चित होती है, इस कारण उन्हें लगान मिलता है। जिस प्रकार भूमि की पूर्ति सीमित होती है उसी प्रकार अन्य साधनों की पूर्ति भी अल्पकाल में सीमित होती है। जो चीज़ हमने पहले बता दी है वो यहाँ पर बात आ रही है। भूमि में सीमितता का गुण स्थायी रूप से विद्यमान होता है। दोस्तों, आप जानते हो कि भूमि की जो प्रकृति होती है उसकी सीमितता एक स्थायी रूप में विद्यमान है। इसी कारण इसकी आय को लगान के रूप में परिभाषित किया गया था, जो रिकार्डो ने बताया था। परंतु भूमि की भांति अल्पकाल में और भी बहुत सारे साधन होते हैं जिनकी पूर्ति स्थिर होती है, इस कारण अल्पकाल में अन्य साधनों को भी लगान प्राप्त होता है। तो अल्पकाल में सीमित साधनों में सीमितता का गुण विद्यमान होने के कारण अन्य साधनों को जो अस्थायी रूप से सीमित हैं उनकी आय आभास लगान कहलाती है। इस प्रकार अल्पकाल में मनुष्य द्वारा निर्मित पूंजीगत वस्तुओं, अधिक योग्यता वाले श्रमिकों और साहसियों की आय में भी आभास लगान शामिल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया
कि अल्पकाल में मनुष्य द्वारा निर्मित पूंजीगत वस्तु अधिक योग्यता वाले श्रमिक और साहसियों की आय को भी हम आभास लगान में शामिल करते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उत्पत्ति के उपकरणों, मशीन अर्थात पूंजीगत वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय, शुद्ध आय को उनके आभास लगान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बहुत अधिक अल्पकाल में उन उपकरणों की जो पूर्ति है वो स्थायी रूप से स्थिर होती है और इसे मान के अनुसार घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता है। कुछ समय तक वे उन वस्तुओं के मूल्य के साथ जिनके पैदा करने में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है वही संबंध रखते हैं जो भूमि अथवा सीमित पूर्ति वाले किसी अन्य प्राकृतिक उपहार का होता है और उनकी आय शुद्ध लगान होती है। तो दोस्तों, मार्शल के अनुसार जो भी साधन अल्पकाल में उनकी पूर्ति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता उन सबको लगान प्राप्त होता है। प्रोफेसर मार्शल ने पूंजीगत वस्तुओं जिनकी पूर्ति अल्पकाल में बेलोचदार तथा दीर्घकाल में लोचदार होती है कि अल्पकालीन आयों के लिए आभासी लगान शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर बार बार वही चीज़ आ रही है कि जो अल्पकालीन प्रकार की आय है उनके लिए उन्होंने आभास लगान शब्द का प्रयोग किया है। मार्शल के अनुसार मशीन की अल्पकालीन आय में से उसको चलाने की अल्पकालीन लागत घटा दी जाए तो जो बचत प्राप्त होती है उसे आभास लगान कहते हैं। कि टोटल जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट यदि घटा दिया जाए अल्पकाल में तो जो प्राप्त होगी वह लगान के रूप में प्राप्त होगी। आभास लगान ये बताता है कि पूंजी की अल्पकालीन आय उसको चलाने की अल्पकालीन लागत से कितनी अधिक है। इस प्रकार आभास लगान अल्पकालीन लागत के ऊपर एक प्रकार की अल्पकालीन बचत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आभास लगान केवल अल्पकाल में प्राप्त होती है या एक ऐसा ही आदित्य है जो पूंजीगत वस्तुओं पर केवल अल्पकाल में प्राप्त होता है और दीर्घकाल में उसकी पूर्ति बढ़ जाने के कारण समाप्त होता है। तो मार्शल ने जो लगान बताया वो अल्पकाल के लिए परिभाषित किया है। दीर्घकाल में मार्शल के अनुसार लगान शून्य हो जाएगा। प्रोफेसर स्टोनियर व हेड के शब्दों में मशीनों की पूर्ति अल्पकाल में निश्चित होती है, भले ही इससे प्राप्त आय अधिक हो अथवा कम, फिर भी वे एक प्रकार का लगान अर्जित करती है। हाँ, दीर्घकाल में यह आभास लगान समाप्त हो जाता है क्योंकि ये पूर्ण लगान न होकर समाप्त हो जाने वाला अर्ध लगान ही होता है। यानी यह अल्पकाल में लगान प्राप्त हो रहा है और दीर्घकाल में यह समाप्त हो रहा है, इसलिए इसे आभासी लगान या अर्ध लगान क्वेसी रेंट कहा जाता है। मार्शल के अनुसार आभास लगान पूंजीगत साधनों की अल्पकालीन लागत के ऊपर अल्पकालीन बचत है जिसको अल्पकालीन आय में से अल्पकालीन लागत घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये परिभाषा पीछे भी आ गई थी, हम इसको स्किप करते हैं। सिल्वरमैन के अनुसार आभास लगान तकनीकी रूप से उत्पत्ति के उन साधनों को किया गया अतिरिक्त भुगतान है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर तथा दीर्घकाल में परिवर्तनशील होती है। संक्षेप में आभास लगान कुल आगम तथा कुल परिवर्तनशील लागत के अंतर को कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आभास लगान है, कुल आगम मतलब TR और कुल परिवर्तनशील लागत यानी TVC के अंतर को हम आभास लगान कहते हैं। चलिए आइए हम इसे सूत्र रूप में देखें। तो जो आभास लगान है वो कुल आगम माइनस परिवर्तनशील लागतें जिसे हम TC माइनस TVC के रूप में परिभाषित करते हैं। आभास लगान का विस्तृत अर्थों में संबंध किसी विशेष साधन से नहीं बल्कि इसका संबंध एक फर्म की कुल लागत से है। अल्पकाल में एक फर्म की कुल लागत दो प्रकार की होती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने पहले चर्चा कर ली कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। एक फर्म अल्पकाल में घटती बढ़ती लागतों से जितनी अधिक आय प्राप्त करेगी उसे आभास लगान कहते हैं। इस प्रकार यदि एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसे अध्ययन करें तो मान लीजिए कि एक मशीन है जो कुर्सी बनाती है और वह एक समय में 10 कुर्सी बनाती है जिसकी कीमत है वो 5,000 रुपये है। 10 कुर्सियाँ बनाती है और 5,000 रुपये की उसकी कीमत है। यदि इन कुर्सी पर लगाई जाने वाली जो मजदूरी यदि 5,000 रुपये हो,
यानी इन 10 कुर्सियों को यदि मार्केट में बेचा जाए तो 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं, और इसको यदि बनाते हैं तो 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो फर्म का जो आभास लगाना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 5,000 माइनस 5,000 हो जाएगा इक्वल टू 0 हमें प्राप्त होगा। मान लीजिए कि अल्पकाल में, यहाँ पे सॉरी कंबल नहीं कुर्सी है, यहाँ पे कुर्सी की मांग यदि बढ़ जाती है तो कीमत बढ़कर 7,000 रुपये हो जाती है, परंतु उसकी लागत यदि वही है 5,000 रुपये, तो अब हमें आभास लगान प्राप्त होगा, वह होगा 7,000 माइनस 5,000 बराबर 2,000। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि 2,000 रुपये का आधिक्य हमें प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, आभास लगान कहलाता है। यदि आभास लगान दीर्घकाल में भी मिलता रहे तो नई फर्में कुर्सी बनाने लगेगी, अथवा पुरानी फर्में नई मशीनें लगाकर उत्पादन बढ़ा देती है। यदि मान लो यही लगान हमें दीर्घकाल में प्राप्त होता रहे तो नई फर्में इंडस्ट्री में प्रवेश करेगी, जिसके कारण उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ जाएगा तो उनका जो लागत है वो भी बढ़ जाती है, और उनसे जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वो कम हो जाती है, और कम होकर वह शून्य की तरफ चली जाती है, या हम ये कहें कि जो कॉस्ट है उसके बराबर ही इनकम प्राप्त होती है, जिससे वापस से लगान क्या प्राप्त हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः आभास लगान दीर्घकाल में नहीं मिलता है, क्योंकि दीर्घकाल में कीमत कम होकर लागत एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है। आइए हम देखते हैं, इसको डायग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कुछ और बातें हम पढ़ लेते हैं। आभास लगान के विचार का प्रतिपादन मार्शल ने किया। इस विचार को रिकार्डो के सिद्धांतों के ऊपर एक विस्तृत एवं प्रमाणित तथ्य कहा जाता है। मार्शल के विचार में उत्पत्ति की परिकल्पना की व्याख्या कई अल्पकाल में स्थिर या बेलोच होती है। इससे पूर्व प्रतिपादित रिकार्डो की विचारधारा के अनुसार संबंध केवल भूमि से है, क्योंकि भूमि की पूर्णतः बेलोच होती है। यहाँ पर भूमि की पूर्ति है वो पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो ये हमने पहली बात कर ली थी इसमें कि भूमि है उसकी पूर्ति है वो अल्पकाल व दीर्घकाल में कांस्टेंट होती है, इसलिए भूमि को हमेशा लगान प्राप्त होता है। जबकि अल्पकाल में जितने भी फैक्टर हैं यदि वो कांस्टेंट है तो उन्हें लगान प्राप्त होगा, और दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाने पर उनका लगान 0 हो जाता है। मार्शल ने लगान को केवल भूमि से संबंधित न करके इसके अलावा अन्य संसाधनों के ऊपर भी उन्होंने बल दिया है। तो इस प्रकार से जो आभास लगान है वह उत्पत्ति के अन्य साधनों से भी प्राप्त होती है। चलिए हम इसके डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला दिया हुआ है कि कुल आभास जो लगान होती है कुल आज्ञा माइनस कुल परिवर्तनशील लागत है, कुल अर्ध किराया कुल राजस्व माइनस कुल परिवर्तनशील लागत, जिसको हम TR माइनस TVC के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि हम औसत आभास लगान की बात करें तो आपको पता है औसत है वो प्रति इकाई से परिभाषित होता है। तो यहाँ पर जब हम औसत निकालते हैं तो औसत आज्ञा माइनस औसत परिवर्तनशील लागत के डिफरेंसेस के बेसिस पे निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आभास लगाना वो TR माइनस TVC होता है। तो यहाँ पर यदि आप क्वांटिटी का यदि आप डिवाइडेशन करोगे तो ये TR अपॉन Q है वो AR में चेंज हो जाएगा, और TVC अपॉन Q है वो AVC में चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि हम प्रति इकाई आभास लगान की बात करें तब हम उसे AR माइनस AVC के रूप में डिनोट करते हैं, और यदि हम कुल आभास लगान फाइंड आउट करना चाहें तो AR माइनस AVC को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो TR माइनस TVC में चेंज हो जाता है। हम आभास लगान के विचार को यदि हम डायग्राम में देखें तो AVC औसत लागत राशि वक्र तथा AC औसत कुल लागत वक्र है, यानी कि AVC कर्व है और AC कर्व दिया हुआ है। और अब हम यदि देखें तो MC कर्व है AVC कर्व के न्यूनतम बिंदु को कट करते हुए AC के न्यूनतम बिंदु को भी कट करता है। यहाँ पर आप देखिए तो E2 बिंदु पर AVC के न्यूनतम बिंदु को कट करता है और AC के न्यूनतम बिंदु को कट करता है MC कर्व। ये AC, AVC और MC कर्व में रिलेशंस
होते हैं। यदि हम देखें कि यदि OP3 यदि प्राइस स्तर है तो उस समय आभास लगाना वो 0 हो जाता है। आइए हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आप यहाँ पर प्रत्येक जो वर्ड है इस डायग्राम पे आपकी नज़र रहनी चाहिए और प्रत्येक वर्ड पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि यह थ्योरी जब हम डायग्राम में समझते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखें यदि कीमत OP3 है तो यहाँ पर AR3 व MR3 दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होती है। उस समय डिमांड कर्व एक्सेस के हॉरिजॉन्टल होता है या समानांतर होता है। उस सिचुएशन में AR यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है MR मार्जिनल रेवेन्यू के। तो जब कीमत स्तर OP3 है तब AR3 और MR3 का कर्व दिया हुआ है। इस सिचुएशन में जब संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर MC कर्व MR कर्व को नीचे से कट करता है। तो यहाँ पर हम देखें जब प्राइस OP3 स्तर है तो वहाँ पर हमारा MR3 जो कर्व है वो ये वाली लाइन है और उसको MC कर्व नीचे से कट कर रहा है E2 बिंदु पे। तो E2 बिंदु पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड होगी जो OQ3 के बराबर होगी। ये यदि इस OQ3 पर हम देखें तो हमारा AR कर्व भी यही है। तो यहाँ पर E2 क्यों 3 के बराबर जो है हमारा वो AR के बराबर है। इसके अलावा यदि हम MC को भी देखें, सॉरी AVC को यदि यहाँ पर फाइंड आउट करें तो हमारा AVC कर्व भी यहीं पर है। तो यानी इस सिचुएशन में जब E2 बिंदु है तो E2 बिंदु पे हमारा AR इक्वल टू AVC है। आपने पढ़ा था कि प्रति इकाई जो आभास लगाना है वो AR माइनस AVC होता है। तो जब AR बराबर AVC है तो AR माइनस जो AVC है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब आप इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे यानी OQ3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आभासी लगान कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि AR और AVC दोनों बराबर हैं इसलिए इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसलिए आभास लगाना वो 0 प्राप्त होता है E2 बिंदु पर जब AR की मतलब वो OP3 है और AVC E2 बिंदु पर उसको स्पर्श करती है। यदि अब प्राइस बढ़कर OP2 हो जाती है तो इस OP2 बिंदु पर यदि हम देखें तो आपका AR2 और MR2 कर्व है वो ये वाली लाइन है। OP2 प्राइस होने पर MR2 कर्व को इस लाइन को MC कर्व E1 बिंदु पे कट कर रही है। तो E1 बिंदु पे संतुलन स्थापित हो रहा है जहाँ पर OQ2 क्वांटिटी डिसाइड हो रही। यदि इस क्वांटिटी पे देखें तो AR2 और Q2 के बीच का डिफरेंस E1 Q2 है। तो यहाँ पर AR है वो E1 Q2 के बराबर रहेगा। अब यदि हम AVC का बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पर TQ2 है वो क्या है, AVC है। तो इस क्वांटिटी पे जब AVC के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो माइनस यहाँ पे Q2 T निकल के आएगा। तो यदि हम ये देखें तो यहाँ पर ये जो बाकी का जो बच गया पार्ट कौन सा, E1 और T के बराबर, तो ये आभास लगान को प्रदर्शित करता है। यदि हम कुल आभास लगान की बात करें तो इस एरिया के बीच में जो एरिया रहेगा वो टोटल आभास लगान को बताएगा, यानी कुल आभास लगान को बताएगा। यदि प्राइस बढ़कर OP1 हो जाती है तो इस सिचुएशन में आभास लगान है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो Q1 E के बराबर AR रहेगा। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर Q1 K के बराबर है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। तो इसलिए जो प्रति इकाई आभास लगाना है वो E के बराबर होगा। इतना जो है प्रति इकाई आभास लगान OP1 प्राइस होने पर रहेगा। इसलिए टोटल जो आभास लगाना है वो आपका P1R के E के जो एरिया है इस एरिया के बराबर रहेगा। तो मैं पुनः एक बार
निवेदन करता हूँ कि ध्यान से आप सुनिएगा। अब मैं यहाँ पर डायग्राम को आपके सामने एज इट इज रहने दे रहा हूँ। आप मेरी बात को गौर से सुनिए और इसको ध्यान लगाकर डायग्राम में देखिए। जब कीमत OP3 है उस सिचुएशन में MR3 कर्व को MC कर्व E2 बिंदु पर कट कर रहा है, जिससे ऑप्टिमम क्वांटिटी OQ3 डिसाइड हो रही है। यदि Q3 से हम ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे तो वह AR कर्व को E2 बिंदु पर कट कर रही है। इसका मतलब एवरेज जो रेवेन्यू है वो E2 Q3 के बराबर है। यदि हम AVC की बात करें तो Q3 बिंदु पर AVC भी E2 Q3 के बराबर है, यानी प्राइस OP3 होने पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बराबर होती है। इसलिए हमारा जो आभास लगान का जो फॉर्मूला है पर यूनिट आभास लगान AR माइनस AVC के रूप में हमने अध्ययन किया था, तो इसलिए AR बराबर AVC होने की वजह से यहाँ पर आभास लगान वो 0 प्राप्त होगा जब प्राइस OP3 है। यदि प्राइस बढ़कर OP2 हो जाती है उस सिचुएशन में MR2 व AR2 भी ऊपर बढ़ जाएगा और MR2 कर्व को MC कर्व E1 बिंदु पर कट करता है। यहाँ पर संतुलन निर्धारित होगा। E1 बिंदु पर यदि संतुलन हो रहा है तो संतुलन की जो मात्रा है वो OQ2 डिसाइड हो रही है। इस OQ2 मात्रा पर यदि हम बात करेंगे तो E1 Q2 के बराबर AR2 रहेगा और इसमें से यदि हम AVC घटाएंगे तो AVC हमारा Q2 पर यदि हम देखें तो Q2T के बराबर AVC निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जब HRS और AVC कर्व के बीच की जब दूरी देखेंगे तो Q2 और T के बराबर जो डिफरेंस है वो AVC कहलाएगा। अब यदि हम प्रति यूनिट आभास लगान की बात करें तो AR माइनस AVC है। AR जो था हमारा AR2 पे देखें तो Q2 E1 के बराबर माइनस AVC है वो Q2T के बराबर है। इसलिए पर यूनिट आभास लगान E1T के बराबर होगा। यदि हम कुल लगान की बात करेंगे तो E1T को यदि हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 E1T S के बराबर हमें कुल आभास लगान प्राप्त होता है। यदि कीमत बढ़कर यदि OP1 हो जाती है तो उस सिचुएशन में AR कर्व AR1 इक्वल टू MR1 वाला हो जाता है। हम MR1 कर्व को MC कर्व E बिंदु पर नीचे से कट कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम E बिंदु पे हो रहा है। E1 बिंदु की बात करें तो ऑप्टिमम क्वांटिटी OQ1 डिसाइड हो रही है। OQ1 क्वांटिटी पर हम एवरेज रेवेन्यू को देखें तो एवरेज रेवेन्यू EQ1 के बराबर हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो Q1 के बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। हम डिफरेंसेस की बात करें तो EK के बराबर पर यूनिट आभास लगान प्राप्त हो रहा है, जो AR माइनस AVC को प्रदर्शित करता है। यदि हम कुल आभासी लगान की बात करें तो EKR P1 आभास लगान हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जब कीमतें अलग अलग होती है उस सिचुएशन में आभास लगान भी अलग अलग होता है। तो आप यहाँ पर डायग्राम को देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके आभास लगान की जो अवधारणा है, मार्शल के द्वारा दिए गए आभास लगान की जो अवधारणा है वो एक छोटा सा कंसेप्ट है, पर यदि आप इसमें डायग्राम पुट करते हो तो यह आपके लिए स्कोरिंग हो जाता है। इसके साथ ही जितनी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, इसमें क्वेश्चन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। साथ में इसमें डायग्राम बताकर भी पूछा जा सकता है कि OP2 प्राइस पर क्वेश्चन की जो मात्रा है वो कितनी है, या OP3 प्राइस पर कितनी है, या OP1 प्राइस पर कितनी है। या डायरेक्ट फार्मूला भी दिया जा सकता है कि क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो क्या है।
तो यहाँ पर आपको ये विचारधारा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो थियोरेटिकल, न्यूमेरिकल और डायग्रामेटिकल तीनों पर्सपेक्टिव से स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी भी एक पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते। इसलिए इस डायग्राम को बार बार समझने के लिए आप इसको बैक करके भी आप बार बार सुनकर भी इसको जान सकते हैं कि जो डायग्राम है उसको कैसे समझना चाहिए। कीमत के औसत अनुपात के बराबर यदि होने की स्थिति में आभास लगान शून्य हो जाता है। यह उत्पादन चालू होने का बिंदु है। चलिए हम इसमें एक और बात कर लेते हैं कि यदि आपने जब परफेक्ट कंपटीशन में शटडाउन पॉइंट पढ़ा था तो आपने ये E2 बिंदु वाला शटडाउन पॉइंट पढ़ा था। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शटडाउन पॉइंट ही लगान जीरो होने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी यह विशेषता निकल के आ रही है कि शटडाउन पॉइंट पर जो है वो लगान क्या होगा, तो लगान जीरो होता है। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं। यदि आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हम उस पर एक अच्छा वीडियो बनाकर लेकर आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे। धन्यवाद।